जब टेलविंड सीएसएस से काम करते हैं तो टेलविंड सीएसएस का भी जो सेटअप होता है ये भी नोड.जेएस से सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये मेनली डायनेमिक टाइप का सीएसएस है, और ये डायनेमिक सीएसएस होने की वजह से इसका बिल्ड इंजन की ज़रूरत पड़ता है। और यूनिवर्सल बिल्ड इंजन है, और कंपाइलर जो बोल सकते हैं, वो बेसिकली अभी के डेट में नोड.जेएस है। तो इसलिए नोड.जेएस से ये सारा बिल्ड टूल ज़्यादातर सारे प्लेटफॉर्म में दिख जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सेटिंग्स है बहुत अलग अलग तरीके का सेटिंग्स हम लोग को कर सकते हैं। यहाँ पे एक है यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ पे वाइट बोलकर एक ऑप्शंस दे रहा है। उसके बाद पोस्ट सीएसएस ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे CLI एक ऑप्शंस है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग बहुत अलग अलग टाइप का ऑप्शंस हम लोगों को अभी है जो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी फ्रेमवर्क्स में काम करते हैं, इसके अलावा भी अलग अलग फ्रेमवर्क के स्पेसिफिक सेटअप भी यहाँ पे दिख जाता है जब हम लोग यूज़ करते हैं। मेनली टेलविंड सीएसएस का बहुत अलग अलग टाइप का वर्जन्स रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल वर्जन हुआ था 1.9, ये जो था ये एक्चुअली स्टेबल वर्जन था। उसके बाद से ये काफ़ी हद तक पॉपुलैरिटी मिला। बेसिक सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी था 3.4 में, जो बेसिकली एक स्टेबल फॉर्मेट के हिसाब से ये आया था, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ इसके बाद से। लेकिन यहाँ पे 3.4 और 4.1 ये दोनों में काफ़ी अंतर है, और बहुत सारे चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अभी के डेट में 4.1 है जो काफ़ी हद तक लेटेस्ट है, और ये इसका जो सेटअप है ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली हम लोगों को जो सेटअप है बहुत अलग अलग सेटअप हम लोगों को दिख जाता है। तो मैंने यहाँ पे टेलविंड CLI वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस किसी भी फ्रेमवर्क के साथ अलाइन कर सकते हैं, और किसी भी फ्रेमवर्क के साथ ये काम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पहले क्लास जो 8 है यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे npm init init -y करके यहाँ पे सेटअप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलविंड ये एक जेसन डाटा है ना, package.json। ओके। टेलविंड सीएसएस प्रोजेक्ट, और इसका ये मेन की जो कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑथर डाल सकते हैं। कीवर्ड्स वाला पार्ट की ज़रूरत नहीं है अभी। इसके बाद यहाँ पे ये जो पैकेज है इसको डालना है, क्योंकि ये मेन चीज़ है इंस्टॉलिंग के लिए। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया, टेलविंड CSS एंड टेलविंड CSS CLI, ये दो पैकेजेस की ज़रूरत है। टेलविंड CSS जो है उसमें सारा CSS ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, और ये CLI वाला जो ऑप्शन है ये बेसिकली बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा, अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करने का हेल्प करता है। अभी इसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को सेटअप करेगा। तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है, बट एक चीज़ है कि इसको मैं यहाँ पे जो फोल्डर नेम रखता हूँ, ऐप बोलकर फोल्डर रखता हूँ, क्योंकि ये जो सारे जो सेटअप इंस्टॉलेशन जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना चाहिए था, क्योंकि क्लास 8 था उसके वजह से। तो यहाँ पे सारा चीज़ें आ गया है। इस ऐप फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे आई कैपिटल नहीं, आई स्मॉल में index.html ऐसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल HTML फाइल डालेंगे, जहाँ पे हम लोग
अपना जो डिज़ाइन है इसके बाद जाके स्टार्ट करेंगे। तो इसका स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पे स्टाइल और सी यही होगा अपना बेसिक स्टाइल फाइल जहाँ से हम लोग करेंगे। लेकिन ये तो है बेसिकली कंपाइल्ड फाइल होगा, बट एक्चुअल जो फाइल होगा जहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेगा वो इनपुट डॉट सी इसका एक्सटेंशन भी सी होगा, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग अपना स्टाइलिंग जो है उसका सारा डिटेलिंग डालेंगे। तो ये जो इनपुट सी है यहाँ पे टेलविंड सी का सारे यूटिलिटी फाइल जो है वो यहाँ पे आ जाता है @import करके ये ऑप्शन। उसके बाद और भी 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, वो अभी नेसेसिटी नहीं है। उसके बाद ये है एक्चुअली कॉमन लाइन टूल जो हम लोग एक्चुअली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लाइन टूल में बेसिकली npx लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद हो भी सकता है, ज़रूरत हो भी सकता है, जो भी है। मैं ये पूरा कॉमन लाइन को उठा के इसको डाल देते हैं इसके अंदर, स्टार्ट करके यहाँ पे ये ऑप्शन डाल दिया। बट यहाँ पे कॉमन लाइन के अंदर ये डालना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस करंट फोल्डर मतलब यहाँ पे ऐप फोल्डर को चूज़ करेंगे, क्योंकि ऐप फोल्डर के अंदर इनपुट CSS होगा और उसी फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS होगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये स्टार्ट मतलब स्टार्ट नहीं, इसको डेव लिखता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डेव के लिए। और फाइनली जब बिल्ड हो जाएगा, जब बिल्ड होगा तब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे जहाँ पे ये एक्चुअली बिल्ड होगा, npx बिल्ड। एंड बिल्ड के बाद यहाँ पे मिनीफाई कर देगा, जिस फाइनलाइज प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक सेटअप जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। अभी फिर यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस की सेटअप की ज़रूरत है या नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे अपना जो डिज़ाइन है, यहाँ पे सिंपल एक पेज का डिज़ाइन देखते हैं। h1 टैग हेलो टेल टेलेंट CSS ऐसे लिखकर इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से लाइव सर्वर देख लेते हैं। लाइव सर्वर बेसिकली यहाँ पे एक प्लगइन्स है VS कोड का। पता नहीं, शायद मेरे मेरे में नहीं आ रहा है, शायद मेरा जो विजुअल स्टूडियो है थोड़ा पुराना। नहीं, यहाँ पे लाइव सर्वर बोलकर एक प्लगइन्स डाउनलोड एक्सटेंशन मिलता है क्या? हाँ, ओके ओके, यहाँ पे लाइव शायद वो सर्वर नहीं होगा। बोलकर ओके ये एक्सटेंशन होता है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करना है। ओके तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ही जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके ये ओपन विथ लाइव सर्वर ऐसा ऑप्शन दिखता है। तो ये यहाँ पे ये रहेगा। इसके अलावा हम लोगों को टेलविंड CSS का जो भी हम लोग सिंटेक्स लिखना चाहेंगे उसके लिए भी एक्सटेंशन मिलता है, टेलविंड TILWIND टेलविंड बोलकर यहाँ पे टेलविंड CSS इंटेलिजेंस मिल जाएगा, जो जहाँ पे जितनी भी टेलविंड CSS के जो भी कोड्स हम लोग लिखना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे हेल्प आ जाता है, जिससे हम लोगों का काम थोड़ा सा आसान होता है सिंटेक्स लिखना। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए npm run dev करेंगे, बट यहाँ पे पहले CSS क्लास ऐसे करके हम लोग अपना जो कमांड है वो चलाया, वॉच मोड पे है। तो अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक सारा डिज़ाइन मतलब CSS आ चुका है। जैसे ही ये सारा CSS आ गया तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैसा दिख रहा था, h1 टैग डाला था तो बड़ा दिख रहा था। जैसे ही ये डाला गया तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब एकदम दिख रहा है कि पैराग्राफ जैसा स्टाइलिंग आ गया। मैं उसका ही फॉलो कर रहा है।
टेलरेंट का अपना खुद का। ओके। तो यहाँ पे ये लिखे और ये लिखे दोनों ही सेम जैसा दिखेगा, ठीक है। तो H1 टैग और P टैग के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी यहाँ पे अगर क्लास ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही क्लास ऐड होता है, टेक्स्ट विथ 3XL ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शंस दिख जाएगा, जिसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग अपना जो डिज़ाइन है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद यहाँ पे सारा टेक्स्ट का जो फॉर्मेटेड है वो यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेल से लेकर यहाँ पे एक्स लिखा, तो यहाँ पे एक्सेल एक्सेस ऐसे करके बहुत अलग अलग टाइप का तो ये ऑप्शंस दिखता बूटस्ट्रैप है। मुझे लग रहा है, फिर तो उसी का ही क्लास यूज कर रहे हैं हम, नहीं, है ना? यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं है, ये टेलो इंडिसेस का ही क्लास है। हाँ, बट नहीं नहीं बूस्ट नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कंसेप्ट तो सेम है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पे जो भी डिजाइंस है ये सारा हाँ। डिजाइंस एक्चुअली हम लोग को आता है। कॉन्सेप्ट जो है इनिशियली हाँ। बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी क्लासेस का, मतलब यहाँ पे जो भी क्लासेस हाँ। नेम यूज़ कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। बट ये हाँ। बूटस्ट्रैप से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम्म। ये 3XL 4XL 8XL जो भी लिख रहे हैं ये अलग अलग एक्सेल में अलग अलग टाइप का फॉन्ट साइज, लाइन हाइट ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सेट हो रहा है। और ये अच्छा। पर्टिकुलर क्लास का क्या स्टाइल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, ठीक हम है। देख पा रहे हैं। ओके। वो बेसिकली यहाँ पे ये प्लगइन्स की वजह से आ रहा है, जो टेलविन प्लगइन्स जो था उस प्लगइन्स की वजह से आ रहा है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इसका कलर करना है तो इसका कलर करने के लिए टेक्स्ट कलर के लिए अगर मान लेते हैं कि ब्लू कलर करना है तो यहाँ पे ब्लू दिया। ब्लू के देने के बाद यहाँ पे 500 सॉरी 50 100 200 300 करके ऐसे 950 तक ये सेट दिख रहा है, ठीक है। तो कलर 500 जो होता है वो एक्चुअल ब्लू होता है, जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने के बाद इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे डार्क सेट ज़्यादा पसंद है तो मैं 800 कर दूंगा, तो यहाँ पे डार्क सेट आ जाएगा। और लाइट सेट अगर चाहिए तो मैं इसको 200 कर सकता हूँ, मतलब 500 से कम, तो यहाँ पे 500 कम दिख जाएगा। तो 500 बेसिकली बीच वाला ऑप्शन है, जो आपको एग्जैक्ट जो चाहिए वो आप दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर डालना है तो डेफिनेटली बीजी करके यहाँ पे आपको बीजी कलर का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे बैकग्राउंड कलर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग डालना है तो पी डाल के यहाँ पे पैडिंग का अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। टेलविन बूटस्ट्रैप में P5 तक दिखता है, लेकिन यहाँ पे पी से बहुत ज़्यादा आपको पैराग्राफ मतलब पैडिंग का बहुत सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाता है, जो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे इस तरीके से इतना ज़्यादा आ रहा है। बट इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम लोग इसको 8 तक ही डालते हैं, जो काफ़ी हद तक सही है। इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहता हूँ तो 200 देता हूँ, थोड़ा सा लाइट होगा, देखने में ख़राब नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हो गए। इसके बाद अगर हम लोगों को चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा कलर, मतलब बॉर्डर डालना चाहता हूँ, तो BORDER बॉर्डर बोलकर ये बॉर्डर ऑप्शन डाल दिया। जैसे ही बॉर्डर ऑप्शन डाल दिया तो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही आप बूटस्ट्रैप में क्लासेस यूज करते थे, सेम उसी तरह क्लास के नेम यूज हो रहा है यहाँ पे भी। बॉर्डर करके यहाँ पे बॉर्डर का नंबर दे सकता हूँ, जिस तरीके से बॉर्डर एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बॉर्डर विद 2 पिक्सल, मतलब यहाँ पे बॉर्डर 2 मतलब 2 पिक्सल के हिसाब से ये यहाँ पे बॉर्डर विद सेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट करने से यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर पिक्सल दिख रहा है। उसके बाद बॉर्डर कलर में करना चाहता हूँ, तो BORDER बॉर्डर कलर जो है इसको मैं बॉर्डर
ओनली बॉटम में, मतलब बॉर्डर बी करके यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर नीचे जो हो वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिखे, और BORDR बॉर्डर ब्लू इस तरीके से कलर डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से कलर अलग से दिख रहा है, बट नीचे वाला जो बॉर्डर कलर है ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिख रहा है दूसरे से। बट यहाँ पे 4 पिक्सल, बट मुझे 4 पिक्सल से ज़्यादा दिखाना है, मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल। तो मैंने इस तरीके से 10 पिक्सल डायरेक्ट लिख दिया थर्ड ब्रैकेट के अंदर। तो इससे क्या होता है, ये डायरेक्टली इंटरपोलेट हो जाता है पिक्सल नंबर, जिससे यहाँ पे ये पिक्सल नंबर जो है ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बैठ चुका है। तो यहाँ पे भी क्लास सब याद रखना पड़ेगा। याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो काम आप करना चाहते हो वही करना है। उसके बाद ये सारा चीज़ लिख लिया, लिखने के बाद आपको इतना सारा लाइन जो लिख रहा था ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसको आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे हेडिंग 1 करके अपने इस नाम को डाल के यहाँ पे APPLY जो उधर लिखे थे वो सारे को यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, एक लाइन पे डालना है या अलग लाइन पे डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे डाल दिया, तो डालने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट जैसे ही आप यहाँ पे हेडिंग 1 ऐसे डाल देंगे तो वो जो मॉडिफाई किया हुआ चीज़ था वो यहाँ पे आ चुका है। इसका खास चीज़ यही है कि आपको जो भी आपने यहाँ पे मॉडिफाई किए थे, यहाँ पे नाम तो दिया था हेडिंग, तो यहाँ पे हेडिंग नाम का ही जो क्लास यहाँ पे है वो कंपाइल होकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग जो भी क्लासेस आपने लिखे थे वो सारा क्लासेस दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है एक कॉम्बाइन क्लास जो एक्चुअली CSS में कंपाइल होकर यहाँ पे इसके अंदर पड़ा है एकदम लास्ट में। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्चुअली ये सारा काम मैनेज होता है टेलविंड CSS में डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग कोई मॉडिफिकेशंस चाहते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग जो टैग है, मतलब टैक्सोनॉमी, जिसमें ये अलग अलग जितने भी टैग है वो टैग को तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है जिससे हम लोग अभी H1 H2 करके ये पूरा सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग H1 से लेकर H2 तो यहाँ पे H3 H4 H5 एंड H6 ये हुआ टेक्स्ट का सारा स्टाइलिंग। H1 H2 H3 H4 H5 H6 एंड पैराग्राफ टैग, ये हो गया पूरा हम लोग का H1 सीरीज़ का टाइपोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइपोग्राफी कुछ है नहीं, बट हम लोग अपने हिसाब से इसका टाइपोग्राफी सेट कर पा रहे हैं। तो ये है बेसिकली सेटअप वाला प्रोसेस, और इसका सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है जो इसका गाइडलाइन होता है उसको जानना है। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी आप मतलब लिखना चाहते हो, जो एक्चुअली स्टाइलिंग करना चाहते हो, वो स्टाइलिंग आप डायरेक्टली क्लास में जाके आप क्लास के अंदर डायरेक्टली सारे क्लासेस इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है इसको सेटअप किए, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर पेज का जो डिज़ाइन करते हैं, अगर उस तरह का काम करना है
या कुछ भी हम लोगों को अलग से स्टाइल डालना है, जो भी करना है वो करेंगे। कुछ ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। हम्म। यहाँ पे अलग अलग लेवल का ऑप्शंस दे रहे हैं कि कौन सा वाला चीज़ कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हॉवर स्टेट, जैसे यहाँ पे हॉवर किया तो ये हॉवर स्टेट में कलर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो है नॉर्मल कलर स्काई ये, और जैसे ही माउस ओवर हो रहा है तब स्काई 700। तो उसके लिए क्या क्या, यहाँ पे क्लास नेम जो है हॉवर कोलोन करके ऐसे दिया हुआ है। तो ये अगर देखा जाए तो ये बूटस्ट्रैप का चीज़ नहीं है, ये बूटस्ट्रैप से काफ़ी गुना एडवांस है जो क्लास यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को हर एक काम के लिए हम लोगों को क्लासेस यहाँ पे मिल ही जाता है। और ये एक बार एक्चुअली शुरू शुरू में आपको शायद लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ याद रखना है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत है। क्योंकि एक बार आप जब काम करने लगोगे तो आपको काम करते करते हमेशा आपको दिमाग पे ये जो डिज़ाइन है और इसके जो क्लासेस है ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपको दिमाग पे बैठ जाएगा। तो फिर इसीलिए बूटस्ट्रैप डेड हो गया क्या टैलेंट सीएसएस की वजह से? नहीं, बूटस्ट्रैप आई डेड थिंक नहीं सो। हुआ है, बूटस्ट्रैप डेड नहीं हुआ है। मतलब आप अगर एडवांस चीज टैलेंट सीएसएस में कर सकते हो तो बूटस्ट्रैप क्यों यूज करेंगे? व्हाई? वही मतलब मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि टैलेंट सीएसएस में भी शायद रेस्पॉन्सिव हो जा रहा होगा। हेलो, हम्म आप मुझे सुन रहे हैं ना? हम्म तो टैलेंट सीएसएस ज्यादा एडवांस्ड चीजें हो रहा है तो हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज करेंगे फिर? बूटस्ट्रैप तो में फिर हम बेसिकली बूटस्ट्रैप को मैं जो प्रैक्टिस नहीं करूंगी फिर मैं टैलेंट सीएसएस को प्रैक्टिस करूंगी। मेरा कहने का मतलब यही है। लाइक मतलब अगर टैलेंट सीएसएस अभी जैसे हो गया है अभी बूटस्ट्रैप को मतलब एडवांस्ड है तो फिर हम क्यों यूज करेंगे? बूटस्ट्रैप के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। वही मैं पूछ, मेरा क्वेश्चन आप समझ पाए ना मैं क्या पूछ रही हूँ? पूछ तो आप जो पूछ रही है वो मुझे अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। बट बेसिकली देखिए, जब काम हम लोग करते हैं तब हम लोगों के पास जितना ज़्यादा ऑप्शंस रहता है उतना बेहतर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी मेनली क्या है, ऑप्शन के ऑप्शंस के वजह से ही हम लोग ज़्यादा चीज़ें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हम्म हूँ, मतलब रियल टाइम एग्जांपल। जैसे कि हम जब रोटी बनाते हैं आटा गूंथते हैं हाथ से, और अभी आटा गूंथने के लिए मशीन आ गया है, तो डेफिनेटली हम अनटिल एंड अनलेस वो मशीन खराब हो गया है, वो हम खराब नहीं अगर हो गया तो हाथ में गूंदेंगे, नहीं तो मशीन में ही गूंदेंगे ना। चीजें वही मैं बोल रही हूँ कि वही क्यों क्यों पढ़ेंगे? व्हाट इज द ऑप्शन? आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन तो है, हम्म लेकिन कौन सा बेटर ऑप्शन है? क्या हमें उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना लाइक कितना कितना जायज है, वर्थ कितना है? मैं वही आपको पूछ रही हूँ। देखिए, वो मैं नहीं बोल सकता, वो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट मैं यही चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भी चीज़ है कोई ना कोई चीज़ कुछ ना कुछ वजह से ही बनाया गया है, और उसका कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, एडवांटेजेस यही है कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो तो बूटस्ट्रैप का कुछ क्लासेस और उसका जो सेटअप है वो आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज में दिख जाता है। ठीक है, इसका कुछ कुछ डिज़ाइन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। ओके। लेकिन ये डेफिनेटली अभी के लिए थोड़ा बहुत ऑब्सोलेट भी है, मतलब बहुत जगह पे ये यूज़ अगर आप नहीं भी करते हो तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके। लेकिन क्या है, आपको जब जल्दी डिजाइन करना है तब आप टेलविंड सीएसएस को अगर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस यही मिलता है कि आपको किसी भी डिज़ाइंस को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि ओके। बूटस्ट्रैप में बेसिकली क्या करना पड़ता है, बूटस्ट्रैप में आपका सारा जो डिज़ाइन का जो सीएसएस है ये सीएसएस आपको रेडीमेड दिया हुआ रहता है, और इसके ऊपर अगर कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको सैस करना पड़ेगा, जो मैंने दिखा दिया था। लेकिन टेलविंड सीएसएस में बेसिकली क्या होता है, टेलविंड सीएसएस में आपको
अगर कोई भी हम्म डिजाइन का स्टाइलिंग ऑलरेडी है, मतलब बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर ये खास करके जब हम लोग प्री बिल्ट CMS के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे हम्म अभी बूट मतलब वर्डप्रेस के ऊपर आप तो काम कर चुके होगे या नाम से जानते हो। वर्डप्रेस में हाँ क्या मैं होता है? जानती हूँ। हम्म हाँ मैं ब्लॉग वगैरह बनाई थी वो सब कुछ हम्म मतलब इतना कुछ नहीं किया था मैंने। वर्डप्रेस में बेसिकली क्या होता है, वर्डप्रेस में अगर हम लोग कोई डिजाइन करना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे CSS क्लासेस लिखा हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम्म जब अपने टेम्पलेट जब रेंडर करते हैं, तो टेम्पलेट हाँ बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा क्लासेस हर एक HTML के साथ ऑटोमेटिकली रेंडर होता है हम्म बैकग्राउंड से। हम्म चाहे वो आप यूज़ मतलब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसमें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बहुत सारे क्लासेस आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि आपको उस क्लास में प्रॉपर आपका UI सेट करना है, तो आपको उसके ऊपर बेस करके आपके CSS लिखना पड़ता है। या तो उस टाइम पे क्या है, आप CSS लिखोगे, बट CSS में कब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, आप जो CSS लिखोगे, हम्म आपको सारे स्टाइल शीट प्रॉपर मतलब सारे CSS प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूजेस होना मालूम होना चाहिए। बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उतना सारा CSS आपको याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन टेलविंड CSS में क्या है, आपका टेलविंड CSS में जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा सिमेंटिक वे में लिखा जाता है, जो बेसिकली आपको इसको ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे टेलविंड CSS का क्लासेस मतलब जो यूटिलिटी जो हेल्पिंग टूल है, वो अगर लगा लेते हो, तो आपको सारा टेलविंड CSS का हेल्प आपको दिख जाता है, जो भी क्लासेस आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसके रेस्पेक्टिव आपको सारा क्लासेस मिल जाता है, जिससे क्या है काम काम करना आसान होता है। और जो CSS क्लास आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कौन सा स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, कौन सा CSS स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, वो भी आपको तुरंत दिख जाता है, जिससे क्या होता है, आपको डिसाइड करना आसान हो जाता है कि आपका ये जो CSS आप लिखना चाह रहे हो, ये आपका मैच कर जा रहा है। इस और एक चीज़ यही भी है कि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम CSS प्रॉपर्टी तो ये मैनेज कर लिया है, लेकिन ऐसा बहुत सारा CSS प्रॉपर्टीज़ भी है जो टेलविंड CSS यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो भी हम लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं डायरेक्ट CSS लिखकर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट CSS लिखने का भी ऑप्शन है। अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कलर ये H1 टैग के ऊपर ही जाता हूँ, क्योंकि H1 टैग ही है ना, कुछ भी मैं यहाँ पे कलर करके यहाँ पे ये मैं देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर भी आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ टेलविंड CSS क्लास की यूज़ हो रहा है, टेलविंड के CSS के साथ मेरा अपना खुद का भी CSS अटैच हो सकता है चाहे तो ये ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल गया है कि एक तो सिमेंटिक ऑप्शन हम लोग को मिल जा रहा है, जिससे हम लोग का कोडिंग लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखने के लिए आप इसका प्रॉपर फॉन्ट साइज अपने जो भी हो आ जा रहा है। उसके बाद उसका जो लाइन हाइट ऊपर नीचे जो एक स्पेस चाहिए था, ऑटो स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप जब लिखने जाओगे तब शायद आप इस तरीके से नहीं यूज़ करोगे, बट यहाँ पे एक लुक लाइक अच्छा हो वो उसके हिसाब से वो लिख दिया है। तो ये ऑप्शंस आपके पास होगा, तो यही है इसका एडवांटेजेस। बट बूटस्ट्रैप का एडवांटेज क्या है, बूटस्ट्रैप का एडवांटेज यही है कि आपको ये सारा कंपोनेंट्स आपको बना के दिया है, जो टेलविंड CSS बना के नहीं देता है। डिफ़ॉल्ट टेलविंड CSS जो है आपको सारा यूटिलिटी क्लास दे दिया है, लेफ्ट राइट करना है, ऊपर नीचे करना है, ये सारा ओके डिज़ाइन जो है, मैं समझ गई अभी डिफरेंस। ठीक है। तो ये चीज़ आपको टेलविंड CSS नहीं दे रहा है। टेलविंड CSS आपको क्या दे रहा है, जो भी CSS आप लिखना चाह रहे थे, उस CSS का सारा क्लासेस बना के दे दिया है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, जिससे क्या होता है, आपका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आप लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे ब्लर देना है, ब्लर देना है, ब्लर, तो इस तरह का ब्लर आप दोगे, तो
तो क्या करना है, बैकड्रॉप ब्लर नन, बैकड्रॉप ब्लैक एस एम, ब्लर एस एम, ब्लर एम डी, ऐसे करोगे तो देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो इससे डिजाइन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। समझ गई, मैं समझ गई। मुझे समझ में आ गया। इसमें भी इंटरव्यू क्वेश्चंस वही क्लास वगैरह पूछते हैं क्या? टेलविंड सीएसएस में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होगा? देखिए टेलविंड सीएसएस में जो भी काम है वो क्लासेस के ऊपर ही है, ठीक है। और इंटरव्यू में मुझे अभी तक टेलविंड सीएसएस के ऊपर क्योंकि टेलविंड सीएसएस के ऊपर बहुत ही कम लोगों ने काम करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम ओके लोगों का ओके। नॉलेज है। तो इसीलिए अच्छा अभी अच्छा। तक मुझे पता नहीं है कि टेलविंड सीएसएस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होगा। ये इट्स ओके। आपका एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होगा, जब आप जानोगे तब आप जब काम करोगे, आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, आपको डेफिनेटली। अगर कोई स्टाइलिंग करने के लिए बोलेगा, तो आप अगर टेलविंड सीएसएस से अगर स्टाइल और डिज़ाइन करना शुरू करोगे, तो आप इतना ज़्यादा फास्ट डिज़ाइन करोगे, जो आप बैठे बैठे जो मैनुअली डिज़ाइन किए थे ना टेम्पलेट, वही सेम टेम्पलेट आप टेलविंड सीएसएस में बैठ के करोगे तो काफ़ी जल्दी करोगे वो काम। ओके ओके, मैं समझ गई। अभी मुझे समझ में आ गया। तब भी वहाँ पे बटन ऐसे ऐसा करके सब क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप में, लेकिन टेलीवुड सीएसएस में ऐसा नहीं है। आपको मतलब जो जो चाहिए वो उठाना है, लेकिन उसमें एक जैसे कि लेआउट दे जाता यहाँ है। पे बेसिकली देखिए, बूटस्ट्रैप में एक लेआउट दे देता है। यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन है, ठीक है, बटन बटन प्राइमरी, ठीक है। बट अभी मुझे यह बटन बनाना है, तो बटन बनाने के लिए क्या करना है, मुझे इस बटन बनाने के लिए बटन बटन प्राइमरी लिखेगा तो होगा नहीं। तो इसलिए तब क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर टू रेड ऐसे करके मैंने फिर ये दिया। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग डाल के ऐसा डाला। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला क्या, बैकग्राउंड कलर बीजी ऐसा डाला, ठीक है। समझ गई। उसके बाद राउंडेड ये ऑप्शन डाला। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश करने से ये दिखाएगा। बॉर्डर रखता हूँ सिर्फ, ठीक है। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट वाइट, तो इस तरीके से एक बटन का जो स्टाइलिंग है डाल लिया, ठीक है। उसके बाद इसका कट करके बना लो। उसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है इसको यहाँ पे डाल देना, तब जगह आपका ये जो बटन है स्टाइलिंग ये हो चुका है। अभी इसके ऊपर माउस ओवर करने से माउस ओवर जैसा ऑप्शन जो है वो चाहिए। तो माउस ओवर करने के बाद क्या होगा, कलर जो है थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है। तो होवर करके यहाँ पे बीजी इसको थोड़ा सा डार्क सेट में चाहिए, तो ये होगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये हो गया माउस ओवर। समझ गई। नॉट ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है डेफिनेटली टेलविंड सीएसएस। बूटस्ट्रैप भी डिफिकल्ट नहीं है, बस
ठीक है। क्लासेस नेम आप कैसा काम करता है जानना है बस। तो यही है बेसिकली ऑप्शन, जैसे ये डाला तो हो गया। अम, हम्म हम्म बहुत जल्दी से ये हवार्ड लिखने से हवार्ड का काम करना शुरू कर दिया। हम्म हम्म अभी ये हो गया अपना ऑप्शन, जिससे जल्दी जल्दी काम हो रहा है। बट इसमें बहुत सारा हैक है कि अगर आप ओके मानते हो कि बूटस्ट्रैप यूज़ करना ही नहीं है, लेकिन बूटस्ट्रैप का सारा चीज़ें आपको टेलेंट सीएसएस के साथ ही यूज़ करना है, ओके ये अगर दिखा देता हूँ तो आपका दिमाग और भी ख़राब हो अच्छा जाएगा। ओके क्या दिखा दूँ? टेलेंट सीएसएस का हाँ बूटस्ट्रैप। दिखाइए ना डेफिनेटली। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप का सारा फीचर्स आपको मिल जाएगा टेलेंट सीएसएस का एक प्लगइन्स के थ्रू, जिस प्लगइन्स का नाम है डेजी यूआई। डेजी भाई ओके। डेजी यूआई विथ बहुत सारा फंक्शनलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पे ये जो डेजी यूआई है, इस डेजी यूआई को यहाँ पे ये DaisyUI.com जाना है। यहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन आ जाता है। अभी इसमें ये जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ये आ गया। उसके बाद ये जो प्लगइन्स है, प्लगइन्स @DaisyUI, ये आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके नीचे ये डालना है। जस्ट हो गया ओके काम ख़त्म। बस प्यारा सा कनेक्शंस बन चुका है। अभी यहाँ पे करना क्या है, देखिए अभी आपका ये बटन था, ठीक है, प्राइमरी बटन, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, ठीक है। ये था टेलविंड, ये था बूटस्ट्रैप का एग्जांपल से अपना स्टाइलिंग। या तो हम बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस को मिला के यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो बूटस्ट्रैप टेलविंड सीएसएस मिलाने के लिए आपको डेजी यूआई यूज़ करना पड़ेगा। तो डेजी यूआई में बेसिकली क्या है, डेजी यूआई में सारा बूटस्ट्रैप लेवल का जो भी कंपोनेंट्स है वो सारा कंपोनेंट्स का बूटस्ट्रैप का ही क्लासेस नेम के ऊपर बेस करके सारा कंपोनेंट्स अच्छा लेवल बनाया है। डेजी यूआई एक अलग सा यूआई है ना, अलग से प्लगइन से, यूटिलिटीज अलग से प्लगइन से प्लगइन्स। जो ओके टेलविंड सीएसएस के साथ जाता है। लेकिन सारा क्लासेस जो है यहाँ पे जो क्लासेस का जो नेमिंग कन्वेंशन है, वही सारा नेमिंग कन्वेंशन आपको डेजी यूआई के साथ मिल जाता है। लेकिन उसका जो आउटपुट निकलता है वो सारा निकलता है आउटपुट आपका टेलविंड सीएसएस के ऊपर। ओके तो आप अभी अगर आप टेलविंड सीएसएस और डेजी यूआई दोनों को एक साथ में मिला के काम करते हैं तो आपको बहुत फास्ट होता है। आप हो जाओगे डिज़ाइन प्रो। ओके आपका आप हो जाओगे डिजाइनर प्रो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, HTML का भी पूरा फ्लेवर मिल रहा है, सॉरी बूटस्ट्रैप का भी पूरा फ्लेवर मिल रहा है, और CSS का एडवांस CSS का पूरा फ्लेवर मिलता है, जिसको दोनों को मिला के आप अगर किसी भी साइट का डिज़ाइन करोगे तो डेफिनेटली आपका डिज़ाइन बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ डिज़ाइंस का चेंजेस है, जिससे क्या होता है आपको लगेगा कि कुछ डिजाइन यूआई टेल बूटस्ट्रैप में काफ़ी अच्छा था, बट डेजी यूआई में उतना अच्छा नहीं है, देखने में कभी कभी लग सकता है। तो दिक्कत नहीं है, आप जो अच्छा लगे उसी हिसाब से आप थोड़ा सा डिज़ाइन आउटलुक में सेट कर सकते हो। इसके अलावा डेजी यूआई में बहुत अलग अलग टाइप का कलर्स पैटर्न भी है, मतलब थीम, यहाँ पे अलग अलग थीम है जो बूटस्ट्रैप में लिमिटेड है, ओनली 4, ठीक है। ओके यहाँ पे आपको लगभग 36 टाइप का डिज़ाइन यूआई मिल जाता है, 36, जिस से आपको ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस डिज़ाइन यूआई आप बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपका खुद का भी कुछ कलर पैटर्न चाहते हो बनाना, वो भी चाहो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग थीम का
सारे कंपोनेंट्स डिज़ाइन आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे ये लाइट मोड है, एक डार्क मोड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर चाहते हो तो लाइट मोड और डार्क मोड आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख जाएगा सेटिंग के साथ। उसके ओके। बाद आप अगर चाहो तो अलग अलग टाइप का डिज़ाइन सेटिंग आपको मिल सकता है, अगर जो भी आप सेट करना चाहते हो आपके थीम के साथ। ठीक है, तो ओके, इसको भी फिर तो इंडस्ट्री में इसको भी यूज करते हैं ना? काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी, काफ़ी ज़्यादा टेलविंड सीएसएस यूज़ हो रहा है। टेलविंड सीएसएस बहुत सारे फ्रेमवर्क के विच साथ। डेजी वाई? नो, डेजी वाई नहीं है बेसिकली। डेजी वाई जो लोग बूटस्ट्रैप के साथ बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है उन लोगों के लिए ओ, डेजी वाई सही है। लेकिन अच्छा अच्छा। लेकिन बेसिकली टेलविंड सीएसएस के ऊपर बेस करके बहुत सारा यूआई फ्रेमवर्क बन चुका है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि तो टेलविंड सीएसएस के ऊपर यूआई फ्रेमवर्क बहुत बहुत दिखाएंगे सारा है, कौन बहुत कौन? सारा है, बहुत सारा है। ओके, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारा है। उसको मतलब बहुत सारा है, बहुत सारे को तो हम यूज नहीं कर सकते, कौन सा अभी एक एक जानेंगे तो देखिए बेसिकली मतलब टेलविंड सीएसएस और डेजी यूआई ये दोनों से काफ़ी हद तक काम हो जाता है। मैं भी वैसे ही करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यूआई मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है डिज़ाइन करने के लिए। ओके ओके। क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप के सिमिलरिटीज़ कोड को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसमें काम कर चुका हूँ। ओके ओके। तो इसीलिए मुझे ये वाला जो यूआई है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल वे में। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा कोड को छोटा करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है और बेहतर करना है, तब मुझे टेलविंड सीएसएस बेहतर लगता है। और टेलविंड सीएसएस में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज मिल जाता है। और टेलविंड सीएसएस के साथ अगर मैं डेजी यूआई को मिला लेता हूँ तो मेरा जो डिज़ाइन का जो वे है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ऑप्शंस है मैंने इसी को यूज़ करते रहता हूँ। समझ गई। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे अगर यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाना है, मुझे वेबसाइट बस डिज़ाइन, एक टैलेंट सीएसएस में एक ऐसे एक दो प्रोजेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वो कितना मतलब इफेक्टिव है। कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे मैं कंटेनर डाल रहा हूँ, जो कि बेसिकली ये कंटेनर जो क्लास है, ये कंटेनर क्लास मोस्टली हम लोग को मिलता है किसके अंदर, ये कंटेनर क्लास कहाँ पे मिलता है, बूटस्ट्रैप में ना ये? बूटस्ट्रैप में। तो यहाँ पे भी कंटेनर लिख दिया, ठीक है। तो कंटेनर लिखने से क्या हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए कंटेनर लिखा, ठीक है। और कंटेनर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए कंटेनर सेट हुआ। लेकिन सेट हुआ तो ठीक है, इसका हाईलाइट किया तो हाईलाइट पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो इसको सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मुझे एम एक्स ऑटो ये डाल देंगे तो क्या होगा, तब ये दोनों साइड से सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो यही है बेसिकली बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के टेलविंड सीएसएस में थोड़ा सा अंतर। क्योंकि कंटेनर सबको पता था, जो लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। लेकिन कंटेनर को सेट करके सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे एम एक्स ऑटो डालना है। तो अभी अगर हम लोग इसको कंटेनर रखना है, कंटेनर रखना है, और इस कंटेनर को मैंने अपने हिसाब से इसको सेटअप करना चाहता हूँ। .contai कंटेनर अगर मैं ऐसे करना चाहता हूँ तो क्या हो सकता है। तो इस तरीके से ये कंटेनर सेट हो गया। तो यहाँ पे ये कंटेनर जो मीडिया क्वेरी के साथ अटैच हुआ है, और उसके साथ यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो बेस बना, ठीक है, ये यहाँ पे जो लेयर बेस जो है
ये भी एक्चुअली एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेजेस है। जो बेस था उस बेस के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर डाल दिया, तो इसीलिए क्या हुआ, कंटेनर स्लैश एम एक्स ऑटो कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये दोनों मतलब कंटेनर एंड कंटेनर के ऊपर एक ओवरलैप लेयर रिंग कर दिया, जिससे ये ओके। इस तरीके से ये पूरा लेयरिंग हो गया। और जैसे ही ये लेयरिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये लेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे npm run build बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे फाइनल css मैनिपुलेट हो जाता है, जो यहाँ पे इस तरीके से यही css और यही html आपको फाइनल आउटपुट में देना है। ये इनपुट css को हटा के रखना है। ओके। तो यही होता है प्रोडक्शन वर्जन का डिजाइनिंग। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप का कोई ज़रूरत नहीं है, बट बूटस्ट्रैप के साथ आप टेलविंड सीएसएस जब आप यूज़ करोगे, या बूटस्ट्रैप के नॉलेज के साथ टेलविंड जब सीएसएस यूज़ करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखेगा, जो आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन डालना है या कुछ भी, मतलब मास्किंग करना है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग मास्क जो है, ये मास्क बनाने के लिए आपको यहाँ पे मास्क क्लिप पैडिंग ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज वे में कंपोजिट हो रहा है। ठीक है। ओके। इस तरह का चीज़ बनाना, मेनली यहाँ पे मास्क के लिए एक इमेज डाला जो पीएनजी टाइप का इमेज होगा। डेफिनेटली पीएनजी का इमेज क्या होता है, बैकग्राउंड रहता नहीं है, उसी हिसाब से आप एक स्क्रैच डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्चुअल इमेज डाला जो दिखाना चाहते, तो ये एज ए मास्किंग होकर आपको दिखेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना दिखने में। लेकिन इसी को ही अगर आपको सीएसएस में लिख कर काम करना है, तो कितना ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता, फिर बहुत कुछ माइंड भी स्ट्रेस होता या तो इतना सारा पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख जाता है जब आप टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे हैं। और टेलविंड सीएसएस में मास्टरी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। डेफिनेटली एक दो प्रोजेक्ट कर जाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज में तो प्रोजेक्ट में नहीं होता, एटलीस्ट 60% तो कुछ याद रहेगा, तो हम इंटरव्यू में बोलेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट किया हूँ इसमें ये क्लास मैंने यूज किया हूँ, ये क्लास में यूज किया हूँ, वही। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे डे एंड नाइट मोड का अगर ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से जाके मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, तो अभी मैं डार्क मोड ऑन कर लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे डार्क मोड अवेलेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो डार्क मोड इनेबल हुआ ना, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट था नहीं, ये आया है एक्चुअली ये डेजी यूआई सेटअप की वजह से, क्योंकि डेजी यूआई जब अपने सेटअप करते हो तो ऑटोमेटिकली डेजी यूआई के अंदर डार्क मोड इनेबल रहता है, तो इसीलिए डेजी यूआई में आपका डार्क मोड इनेबल हो जाता है। और उसके बाद आप उस थीम को किस तरीके से आप देना चाहते हो, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये है। उसके बाद अगर कुछ भी चेंजेस करना है, कौन सी थीम के साथ अगर आप डार्क मोड चाहते हो, जैसे ये आ गया एक्स्ट्रा ऑप्शन, तो ये है ऑप्शंस, उसके साथ मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, तो डालने के बाद
ठीक है, तो ये हो गया। देखते हैं अभी यहाँ पे प्रेफर्स डार्क एंड लाइट। ओके, बट मैंने यहाँ पे बहुत डार्क थीम, अलग अलग टाइप का डार्क थीम है। जैसे यहाँ पे डिम अगर देखता हूँ तो ये है डिम डिम डार्क थीम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ DIM डार्क थीम, और लाइट में करना चाहता हूँ लेमोनाइट। ओके, लेमोनाइट LEMO LEMON। ओके, ये मैं डालना चाहता हूँ लेमोनाइट। ओके, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे डेप में डालता हूँ पहले। जैसे यहाँ पे डाला, देखिए यहाँ पे डार्क मोड ये दिख गया जो डिम था ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ऑटो करके कर दिया, देखिए लेमोनेट आ गया है। तो कितना जल्दी हम लोग का थीम चेंज हो गया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यही है बेसिकली सारा चेंजेस जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंक्लूड एक्सक्लूड, अगर कुछ इंक्लूड करना है एक्स्ट्रा तो इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, सिंपल टू सिंपल। और टेलविंड CSS4 जो है ये काफ़ी ज़्यादा और भी सिंप्लीफाई कर दिया है। आपने क्या यूज किया? 4 यूज किया ना? नहीं, मैंने 3 भी, मैंने एक्चुअली टेलविंड 1 से ही स्टार्ट किया था। टेलविंड मतलब ये जो वर्जन था इसी से ही एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था। हम लोग तो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, और मैं जिस जगह पे काम किया हूँ, तो एक तो मेरा खुद का इंटरेस्ट तो हमेशा रहता है टेक्नोलॉजी में, कुछ भी नया निकलता है उससे मैं काम स्टार्ट कर ही देता हूँ कहीं ना कहीं से। तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो जब ये शुरू में निकल रहा था तो अब मुझे उतना पैरेलल मतलब अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद मैं एक बार दो बार ट्राई किया था। उसके बाद ये जो निकला था 3.4, ये सबसे बेहतर था। और ये जब निकला था इसी टाइम के बाद मुझे ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, और उस टाइम से मुझे टेलविंड CSS काफ़ी अच्छा लग रहा था। और टेलविंड 4 जब ये बीटा वर्जन में था, मतलब प्री लॉन्चिंग में था बीटा में, तब मैंने जब यूज़ करता था तब भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था क्योंकि इसका सेटअप ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन ये लोग लगभग 1 साल तक इसको बीटा में रख के इसका जो सेटअप जो है, मतलब प्री बिल्ड सेटअप जो है, ये इसको बहुत पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद जाके अभी का जो सेटअप है ये काफ़ी अच्छा है। और इस सेटअप के बाद मेनली कहीं पे भी अभी टेलविंड CSS को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, कहीं पे भी। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि टेलविंड CSS अभी यहाँ पे जो सेटअप दिया है उसी के हिसाब से करना है। यहाँ पे सेटअप कुछ तो दिया हुआ है जो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग ये सिलाई मोड पे जाते हैं तो लिमिटलेस, मतलब कुछ भी लिमिट नहीं है। आप अभी कहीं पे भी डिजाइन कर सकते हो। और टेलविंड CSS का सीखने का और एक एक्स्ट्रा बेहतर ऑप्शन ये हो रहा है कि एडवांस में जब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है। तो रिएक्ट नेटिव जो है वो रिएक्ट नेटिव वेब टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रेमवर्क है। बट जब नेटिव हो जाता है, नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड होता है, तो उसका कम्प्लीटली जो थिंकिंग है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा नेटिव वाला आ जाता है। तो उसका जो डायरेक्टर और जो भी डिजाइन कंपोनेंट जो भी चीज़ें होता है वो सारा अलग अलग चीज़ में आता है। उसका नाम लाइब्रेरी पूरा चेंज होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए कि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो जाता है। तो टेलविंड CSS जो है अभी उसको भी माइग्रेट करके मोबाइल के भी लिए इनेबल कर दिया। तो इसीलिए टेलविंड CSS अगर एक बार आप सीख लेते हो तो
आपको ये काफ़ी जगह पे, मतलब आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफ़ी जगह पे फ्रंट एंड में डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है, जो आपको नॉर्मल CSS से कर भी उतना फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं मिलता है। तो इसी वजह से क्या होता है आज के डेट में रिएक्ट नेटिव, टेलविंड CSS, ये तीनों एक ऐसा स्टैंडर्ड बन चुका है कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो रिएक्ट नेटिव एंड टेलविंड CSS अगर बहुत अच्छे से आता है तो आप बहुत हाई लेवल का फ्रंट एंड डेवलपर हो, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का फ्रंट एंड डेवलपर हो, जो ओके। जिसको मतलब जितना एक्सपीरियंस होगा उतना सैलरी मोटा होगा अगर जॉब करते हो तो। ठीक है, ओके। और इसको यूज़ करना सीखना उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है तो काफ़ी अच्छा आसान चीज़ है। ओके, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है मुझे। और नेक्स्ट